धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। नमस्कार सभी प्यारे भाई बहनों को, मैं विवेक पांडे यूपीपीसीएस स्टडी आईक्यू पे आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आरओ और बीओ के परिप्रेक्ष्य में आप लोगों के लिए ये वीडियो है। इस वीडियो का महत्व अभी आपको बताता हूँ। उसके पहले ये बोलना चाहूँगा कि अभी हाल ही में एक दिन पहले आप लोगों ने देखा, 1-2 दिन पहले, कि आप लोगों के सामने 31 जनवरी और 1 फरवरी को 2 दिन में ये पूरा आरओ का मेंस एग्जाम, जो बच्चे लगभग 8,000 विद्यार्थी क्वालिफाइड हैं, इनकी मुख्य परीक्षा कराने का दारोमदार लोक सेवा आयोग ने लिया। यानी कि लोक सेवा आयोग मेंस एग्जाम कराने में जो टाइम ले रहा है, इसका एक आपको आइडिया मिल गया होगा कि 3 महीने आज से लेकर के मैक्सिमम आपके पास बचे हुए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 3 भी ना कहिए, 3 महीने से कुछ कम, लगभग 70 से 80 दिन मान के चलिए आपके पास है। इन 70-80 दिनों में मुख्य एग्जाम के लिए जो विद्यार्थी क्वालिफाई हैं वो क्या करें, और ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जिनका इस बार प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन आरओ का एग्जाम दे करके उन्होंने ये महसूस किया है कि हम आरओ की परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं और इस पद पर बैठ सकते हैं, हम समीक्षा अधिकारी बन सकते हैं। यह इतनी बड़ी बात नहीं है कि असंभव लगे। पीसीएस की तैयारी करने वाला, एसएससी का अच्छा विद्यार्थी, बैंकिंग की तैयारी करने वाला विद्यार्थी, वनडे एग्जाम्स का एक क्यूरियस विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठता है। यानी मल्टीपर्पज स्टूडेंट्स इस एग्जाम को दे रहे होते हैं। अब जो वनडे टाइप के एग्जामिनेशन के विद्यार्थी हैं, जैसे रेलवे का एग्जाम देने वाला बच्चा, एसएससी का एग्जाम देने वाला बच्चा, बैंकिंग का एग्जाम देने वाला बच्चा, वो मेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होता है, और अगर उसका किसी कारणवश प्री क्वालिफाई हुआ है इस बार, तो मेंस एग्जाम में बहुत कमजोर होगा। हालांकि अगर उसने मेहनत कर दिया होगा तो ये गारंटी नहीं ली जा सकती कि कमजोर ही रह जाएगा। कमजोर होगा और कमजोर ही बना रहेगा में अंतर होता है दोस्त। तो उसने अपने आप को मजबूत करने की ठान लिया होगा तो मजबूत कर रहा होगा, उसकी मेहनत अनवरत जारी होगी। हमें आपको क्या करना चाहिए, जो विद्यार्थी इस बार क्वालिफाई ही नहीं हो पाए, 10 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर से पीछे रह गए, क्या करना चाहिए? तो स्ट्रैटेजी समझिए। पूरे एग्जाम को अगर आप बहुत अच्छे से देखें तो ये पूरा एग्जाम इसी बात पर डिपेंडेंट है कि आपका 60 नंबर का हिंदी वस्तुनिष्ठ, 100 नंबर का हिंदी का आलेखन और पूरा निबंध 120 नंबर का पूछा जाता है। इस चयन की संपूर्ण रणनीति के संबंध में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो आरओ के परिप्रेक्ष्य में, बीईओ के परिप्रेक्ष्य में, जिसमें प्री और मेंस दोनों को शामिल करते हुए मैं बातचीत करने जा रहा हूँ, इसके संदर्भ में होगा। इस संदर्भ में मैं जितनी भी चर्चा करूंगा, जो भी महत्वपूर्ण बात आपको बताऊंगा, इस सारी बात को आप यहाँ पर मुझे टेलीग्राम के माध्यम से ज्वाइन करके स्कैन करिए और टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन करिए, और यहाँ पर इंस्टाग्राम पर स्कैन करिए और मुझे फॉलो करिए। इससे आप अपने दिल की कोई भी बात कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कहीं से परेशान हैं, या कोई बात आपको खाए जा रही है जिसकी समस्या को आप शेयर करके, अपने मेंटोर से बात करके अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमें लिख भेजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को इस 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। जो बच्चे क्वालिफाई करके आए हुए हैं, तो आप पहला महीना रिवीजन को दे दीजिए। यानी कि आपका जो कोर्स है, आपके कोर्स में, आपके पाठ्यक्रम में जो चीज़ें हैं, बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, उनको रिवाइज करने में और उनको पढ़ने में लगा दीजिए। जो चीज़ें तैयार नहीं है उसको तैयार करने में समय दीजिए, जो रिवाइज्ड नहीं है उसको रिवाइज करने में टाइम दीजिए, ताकि आप इसको और अच्छा कर पाएँ और बेहतर कर पाएँ, परिणाम बेहतर कर पाएँ। दूसरे महीने आप प्रैक्टिस फेज में उतर जाइए और प्रैक्टिस फेज में उतर करके आप उत्तर लेखन का प्रयास करिए। आप ड्राफ्टिंग की जो प्रैक्टिस है वो करिए, जिससे कि पत्र लेखन का अभ्यास आपका बेहतर हो जाए। जैसे सवाल पूछ ले कि शासकीय और अर्धशासकीय पत्र में अंतर समझाते हुए किसी एक का प्रारूप बना दीजिए। अब आपको इसकी भाषा ही नहीं पता, अब आप इसकी भाषा में ही कमजोर हैं, आपको भाषा ही नहीं समझ में आ रही है कि भाई ऐसा क्वेश्चन जब पूछा जाए तो इसका जवाब कैसे देना चाहिए, तब तो एक समस्या है। तब आप इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें इसी वीडियो पर आधारित है। सब कुछ आपको इसी 15-20 मिनट में मैं उपलब्ध करवा दूंगा। अच्छा, तीसरे महीने आपको क्या करना है, फाइनल फेज होता है। इस फाइनल फेज में आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है, इसमें निबंध की प्रैक्टिस करनी है, इसमें करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर निबंध की प्रैक्टिस नहीं करनी है, करनी है। यहाँ पर निबंध की प्रैक्टिस को थोड़ा बढ़ा देना है, ताकि आप एक दिन में 2-2 निबंध लिखें। आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी पे काम करिए। एक दिन में 3 निबंध आपको लिख करके आना है एग्जाम में भाई साहब, 700 शब्दों का, 120 नंबर का। आप सोचिए इस बात को। तो आपकी जो स्पीड और एक्यूरेसी है वो इतनी शानदार होनी चाहिए। मतलब आज से जो आपका प्रैक्टिस है वो
1 मिनट में 25 शब्द, 20 शब्द, 25 शब्द प्रति मिनट लिखने की स्पीड और एक्यूरेसी को अगर आप टच कर पाते हैं, उसको ब्रेक डाउन दे पाते हैं, तब जाकर के आप इसकी सफलता प्राप्त कर पाएंगे मेरे दोस्त। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपको समझाते हैं, मेंस एग्जाम के पूरे पैटर्न को समझाते हैं। जैसे मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें जो आपका एग्जाम होना है वो 2 घंटे का एक एग्जाम होगा। 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इस 120 क्वेश्चन के बदले में आपको 120 नंबर मिलेंगे, यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, 1 क्वेश्चन पर मार्क्स आपको मिलेंगे। 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन के बदले में आपको मिलेंगे। और इसमें बिल्कुल वैसा ही एग्जाम होगा जीएस का जैसा कि आपने प्री में दिया था, बिल्कुल डिफरेंस नहीं रहेगा। हाँ, सिलेबस में डिफरेंस नहीं रहेगा, ये बात क्लियर आउट करना चाहूंगा। प्री एग्जाम के जीएस का सिलेबस ही मेंस एग्जाम के जीएस का सिलेबस है, ये बात करेक्ट है। लेकिन ये बात करेक्ट नहीं है कि जैसे प्री में क्वेश्चन पूछे गए थे उसी टर्मिनोलॉजी पर, उसी पैटर्न पे सवाल पूछ लेगा, इसकी गारंटी नहीं है। वो टर्मिनोलॉजी भी बदल सकता है, वो पैटर्न भी बदल सकता है। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर मूड। ओके, तो अब आगे बढ़िए। तो ये जीएस पेपर आपने तैयार किया होगा, इसमें लगातार अभ्यास, प्रैक्टिस, करंट अफेयर, इन सब पे आपका फोकस बना रहे। अगर नहीं बना रहेगा तो करंट अफेयर्स की आप वैल्यू देख चुके होंगे प्री एग्जामिनेशन में, चाहे आप यूपीपीसीएस देख लीजिए, चाहे आप आरओ देख लीजिए, चाहे आने वाला बीओ देख लीजिए। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये मेंस एग्जाम पहुंचते पहुंचते बीओ की भी वैकेंसी आपके सामने दे देंगे, जो कि लगभग 140 से 150 पदों के लिए आनी तय मान करके चलिए। इतने पदों के लिए आपके बीईओ की भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और बीईओ के संदर्भ में सारी जानकारी मैं इसी चैनल पर वीडियो सेक्शन में आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। आगे बढ़िएगा, कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे पुटअप कर रहे हैं। जब आप व्याकरण के खंड पर उतरेंगे तो इस व्याकरण के खंड में आपको 5 टॉपिक से सवाल यहां पर पूछा जाता है। 5 टॉपिक, जब मुख्य परीक्षा की बात करेंगे तो 5 टॉपिक होते हैं। ये मुख्य परीक्षा में 5 टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बदले में आपको मिलते 60 अंक ही हैं और ये जो है 2 अंक का एक सवाल यहां पर हो जाता है और 6 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। 12 पंचे 60, 5 टॉपिक ऐसा मार्क्स रहेगा। 5 टॉपिक रहेगा, 12 अंक 60 हो गया यहां पर, ठीक है। और प्रत्येक टॉपिक से पर टॉपिक 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जब व्याकरण के क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसके लिए आपको टाइम केवल 30 मिनट ही मिलते हैं, हाफ एन आवर्स मिलते हैं आपको। और ये आपका 31 तारीख को ही ये एग्ज़ाम हो जाना है। 31 तारीख को ही आप सामान्य हिंदी और आलेखन का भी पेपर दे रहे होंगे और इसी 31 जनवरी को ही आप इसी व्याकरण पक्ष का क्वेश्चन दे रहे होंगे। जरा क्वेश्चन देखिएगा पुराने टाइम के पूछे हुए। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? यानी लोभ से बना है लोभी, मेरी बात को समझिएगा, लोभ से बना है लोभी। अब सवाल को समझिए, बहुत सारे लोग कह देंगे कि लोभ जो है ये भाववाचक संज्ञा होता है। दोस्त, जब लोभ भाववाचक संज्ञा है तो ऐसी दशा में भाववाचक संज्ञा है तो आप बता देंगे संज्ञा विधि। ये गलत उत्तर है। इसीलिए कंटेंट को बहुत डीपली और क्रिएटिविटी के साथ समझना जरूरी होता है। देखिए, विशेषण बनाने के लिए हम क्या करते हैं? प्रत्यय विधि का इस्तेमाल करते हैं, संज्ञा से विशेषण बना देते हैं। तो लोभ में हमने दरअसल किया क्या है? हमने ई प्रत्यय मिला दिया है ना, हमने ई प्रत्यय मिला दिया है तो यहाँ लोभ से बन गया है लोभी। यानी जैसे कलुआ लोभी है तो ये एक व्यक्ति के बारे में बातचीत कर रहे हैं। लोभ भाववाचक संज्ञा है तो लोभी बन गया है, तो यहाँ प्रत्यय विधि उत्तर होना चाहिए था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो एग्जाम में मुंह की खानी पड़ेगी। जल्दीबाजी में रटा रटाया उत्तर दे करके, रटी रटाई किताबें पढ़ के, रटा रटाया कॉन्टेंट पढ़ के, रटी रटाई कोचिंगों की भाषा सुन करके आप इसको क्वालिफाई नहीं कर सकते। एक डिटेल नॉलेज, एक डिटेल कंटेंट क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए, जिससे आप एक अच्छे शिक्षक के माध्यम से कंटेंट को डीपली अंडरस्टूड करके रखे हो, तभी आप यहां पर उतर करके अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे। मेरी बात को गौर करिएगा। तुम कहां पढ़ते हो, ये किस कोटि का विशेषण है? अब भैया तुम कहां पढ़ते हो? जैसे अगर आप एक्सपीरियंस्ड होंगे, प्रैक्टिस्ड होंगे, है ना, जैसे डॉक्टरी में चलता है एक प्रैक्टिशनर है और एक चलता है कि हम एमबीबीएस डॉक्टर हैं, हम एमडी हैं, हम सर्जन हैं,
इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ पर अगर आप अभ्यस्त हैं, आपको पता है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, तो किस कोटि का है, तो संख्या है, गुण है, प्रश्न है कि संकेत है। इसी संकेतवाचक को सार्वनामिक के रूप में भी देख लिया जाता है। तो कह रहे हैं कि किस कोटि का है, कहाँ पढ़ते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो। तो यहाँ पर तो ये जो है जब विशेषण की बात किया जाएगा तो ये तो प्रश्न पूछ रहा है, आपके दिमाग में आ गया कि हाँ सर यहाँ तो गुण तो है ही नहीं है, क्योंकि गुणवाचक में तो गुण बताना पड़ेगा ना, रंग, दशा, दिशा, आकार, प्रकार, बोध, ये सब अवस्था, ये सब बताएगा तब तो गुण होगा। गुण तो है ही नहीं है, काटिए। सर संख्या, तो भैया संख्या की तो बातें नहीं किया गया कहीं पे। अब आप गुरुजी आके फंस गए कि प्रश्नवाचक होगा कि संकेतवाचक होगा। अब इसी दोनों में आप आकर के फंसे हैं। तो दरअसल कह रहा है तुम कहाँ पढ़ते हो, 21 कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक प्रयुक्त हुआ है दोस्त। कह रहा है कि प्रश्न पूछ करके यहाँ पर क्या किया गया है, तो तुम कहाँ पढ़ते हो, संकेत किया गया है, तुम कहाँ पढ़ते हो, संकेत हुआ है। ठीक है, तो संकेत है प्रश्नवाचक के रूप, प्रश्नवाचक है, प्रश्न पूछ करके यहाँ पर उत्तर दिया गया है। संकेतवाचक को ही सार्वनामिक कहते हैं, तो इसके लिए ज्यादा अच्छा उत्तर होगा संकेतवाचक। डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर, संकेत किया गया है। अच्छा, संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, देखिए जरा गौर से समझिएगा। खट्टा कहने से स्वाद का बोध हो रहा है, काला कहने से रंग का बोध हो रहा है, रावण कहने से संज्ञा का बोध हो रहा है, तो 7 कहने से संख्या का बोध होगा। डिटेलिंग होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए डिटेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सगुण शब्द का विलोम बता दीजिए, तो सगुण, अच्छा यहां पर भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा। जैसे सगुण कहने से आप तुरंत बता देंगे कि सर इसके लिए निर्गुण होगा। अच्छा, होने के लिए होगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों होगा, क्योंकि अगुण कोई शब्द होता ही नहीं है, अ उपसर्ग लगा करके हम नहीं बना सकते। अवगुण तो गुण के साथ, और अवगुण तो जिसमें अवगुण भरे हुए हों तो भी गलत काट दीजिए। दुर्गुण भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर निर्गुण ही उत्तर हमको लगाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस निर्गुण शब्द को हम देख रहे हैं, क्या हमारा कॉन्सेप्ट इतना क्लियर है कि हमको पता है कि निर्गुण शब्द का सही मतलब क्या है, क्या हम जानते हैं ये बात। तो हमने कहा कि भैया हम तो नहीं जानते। क्यों नहीं जानते, क्योंकि हमें पता ही नहीं निर्धन गुण से मिलकर के निर्गुण बना है। हमको तो यही पता है कि बिना गुण का, जबकि निर्गुण शब्द का अभिप्राय हमारे यहाँ पर हिंदी भाषा में शुद्ध रूप से यदि देखें तो कहा जाता है निर्गुण कौन देश को वासी, अर्थात जिसमें सभी गुण, जिससे समस्त गुण निर्गत हों, उसे निर्गुण कहा जाता है। क्योंकि ईश्वर के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है, निर्गुण है, निराकार है। तो निराकार का मतलब निर्धन आकार, बिना आकार का नहीं होता है। जिससे समस्त आकार निर्गत हैं, जिससे समस्त गुण निकले हुए हैं, निर्गत हैं, उसे हम निर्गुण, उसे निराकार कहते हैं। ईश्वर के लिए शाब्दिक अर्थ के रूप में यहां पर हमने क्या किया कि उपसर्ग इस्तेमाल करके हमने विलोम बना दिया, जो कि तरीका भी है, कर दिए। ये तरीका आपके मेंस में सवाल पूछने का होगा, यही टर्मिनोलॉजी लेकर के आपको मेंस पढ़ना पड़ेगा। इस तरह के, ये मैंने मेरे बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, ये आपके मेंस में आए हुए सवाल है। अब देखिए, इस तरह के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे कि जो अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी बनाना पड़ता है ना, शब्दों को 10-10 सवाल दिए जाते हैं, ये 10 नंबर का होता है पूरा पूरा भैया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना पड़ता है कि भैया अर्थव्यवस्था तो इकोनॉमिक्स, रुझान, थोक मूल्य सूचकांक, मुद्रास्फीति, खाद्य पदार्थ, आंकड़े, खुदरा मुद्रास्फीति, खरीफ, और असल समस्या, आपात कदम, ये सारे शब्द हैं जो अंग्रेजी में पर्याय लिखिए और अंग्रेजी से संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। देखिए जरा सा, शब्द और शब्द युग्मों का अंग्रेजी में पर्याय लिखिए एवं अंग्रेजी में संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। एक लाइन में इसके बारे में बताना भी पड़ेगा कि क्या है ये। ठीक है, इस तरह से इसका उत्तर लिखना पड़ेगा। तो क्या अगर आप इसको तैयार करना शुरू करेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे रिटन फॉर्मेट में, तभी कर पाएंगे। केवल रट के गए, मान लीजिए आता भी है, गलत स्पेलिंग लिख के चले आए, कट गया नंबर। 10 नंबर का सवाल है, मजाक बात नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन दिखेंगे। और पत्र के माफी चाहूंगा, पत्र के संबंध में कैसे सवाल पूछे गए हैं दोस्त, जरा देखिए, समझिए, महसूस करिए पत्र के क्वेश्चंस को। मैंने खूब पत्र आपको सॉल्व कराया है यूट्यूब पर, पेड बैच में तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, शानदार बैच है। और यकीन मानिए बच्चों के कमेंट्स खुद ही आएंगे, आते रहते हैं। आप जाकर के हमारे बहुत से वीडियोस पे देख सकते हैं। जिन बच्चों ने अपने जीवन में कभी भी पत्र नहीं पढ़ा, कभी नहीं लिखा, वे बच्चे आज बहुत शानदार लिख रहे हैं, यकीनन। देखिए,
कह रहे हैं कि अर्धशासकीय पत्र का लिखित रूप में प्रारूप। अब ये आपको बताने के लिए कोई मिलेगा, मान लीजिए आप एक किताब उठाए और पढ़ लिए, फॉर्मेट आपको पता है, लेकिन इस सवाल का उत्तर तब भी आप गलत करके आएंगे। रीजन बिहाइंड इट सर, क्या प्रॉब्लम है, क्यों गलत करके आएंगे, क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप? अर्धशासकीय पत्र का लिखित रूप में प्रारूप लिखिए का क्या मतलब है? अब आपको लगेगा कि ये जो सादा वाला प्रारूप होता है ऐसे अर्धशासकीय का, वही बना के चले आना है सादा खर्रा ऐसे ऐसे, बिल्कुल नहीं। आपको कह रहा है लिखित प्रारूप, यानी कि एक उदाहरण पेश करना पड़ेगा, यानी कि एक उदाहरण पेश करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। दूसरा देखिए, ज्ञाप का आशय समझाते हुए लिखित प्रारूप बताइए। फिर वही चीज, लिखित प्रारूप का मतलब यहां पर सवाल कह रहा है कि ज्ञाप का परिभाषा बता दीजिए और उसका एक एग्जाम्पल दे दीजिए ज्ञाप का। और देखिए, विज्ञप्ति का आशय स्पष्ट करते हुए उसके प्रारूप की रूपरेखा। अब देखो, यहां पर आपको प्रॉपर प्रारूप बताना है, ड्राफ्टिंग करके छोड़ देनी है। इसको नमूना भी कहा जाता है, इसी को ड्राफ्ट भी कहा जाता है, इसी को प्रारूप भी कहा जाता है। ऐसा करके आपको दे दिया जाएगा, इसी के बिहाफ पे आपको आंसर करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको सीखने के लिए हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, बैच का हिस्सा बनिए, पढ़िए इन चीज़ों को। अगर आप बाद में भी एग्जाम देना चाहते हैं तो इसकी तैयारी में 5-6 महीने 7 महीने का समय लगता है। ये ऐसे गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं, यूं ही नहीं हो जाएगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कंप्यूटर संबंधी निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दीजिए। मैं इस चीज को इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि यहां पर ये 2-2 नंबर का सवाल है, इसका आपको 20 शब्द में 10 शब्द में उत्तर करना होता है, एक लाइन में उत्तर करना होता है। 20 शब्द 10 शब्द मतलब एक से मैक्सिमम 1.5 या 2 लाइन में। पर्सनल कंप्यूटर सर्वप्रथम किस कंपनी ने बनाया था? MS वर्ड क्या है, रैम क्या है, पेन ड्राइव क्या है, भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर का निर्माण किस संस्था ने किया है? छोटे छोटे एक एक लाइन के आंसर्स हैं, ये 2-2 नंबर के होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इसको सॉल्व करना पड़ता है। अब आइए, सामान्य हिंदी और आलेखन का पेपर, इसका पूरा पूर्णांक 120 नंबर का होता है। 120 अंक का ये आप सॉल्व करते हैं और 120 अंक में यहाँ पर क्या करना होता है, तो सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। ये 2.5 घंटे का एक पेपर होता है। 31 जनवरी को इसका पेपर आपका लगा हुआ है, 31 जनवरी को आप इसको देंगे। इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है तो आप देखिए, नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन 3 + 6 + 12 यानी 21 नंबर यहाँ से मिलेंगे। आपको एक गद्यखंड दिया जाएगा, इस गद्यखंड का 3 नंबर मिलेगा, आपको 3 अंक मिलेगा। एक शीर्षक बताना पड़ेगा, एक लाइन का उत्तर इसको देना पड़ता है। एक सारांश लिखना पड़ता है आपको, सारांश से सवाल होता है, 6 नंबर आपको सारांश लेखन का मिलता है। क्या करिए अभ्यास में, जो रचनाएं पढ़ने के लिए अक्सर मैं आपको कहता था, उन रचनाओं का सारांश खुद ही अपने शब्दों में लिख लीजिए। अगर आपने रचना पढ़ी है 1000 शब्दों की तो सारांश आप बना दीजिए उसका 150 शब्दों का, है ना। देखिए सारांश कितना हो सकता है, तो सारांश 50% से हमेशा कम रहेगा। अगर कोशिश ये करिए कि आप उसको 33% से लेकर के 30% से 40% में निपटा पाइए तो ये बहुत अच्छा होता है। जैसे कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर एग्जैक्टली बताइए कितने शब्द में, कैसे बताया जा सकता है? क्या मुझे पेपर पहले से दे दिया गया है क्या कि गद्यखंड हम 500 शब्दों का पूछेंगे तब तो मैं बता दूं? कोई किताब नहीं कह सकती। कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि इतने शब्दों में ही लिखिए तो मूर्ख बना रहा है वो आपको। आप खुद समझिए ना, बौद्धिकता दिखाइए। जब हमें नहीं पता कि गद्यखंड कितने शब्दों का है, गद्यखंड जितने शब्दों का होगा उसका 30 से 40% शब्द निकाल लीजिए, उतने शब्दों में सारांश लिखना उचित माना जाता है। और 3 रेखांकित खंड होंगे जिनकी व्याख्या करनी पड़ेगी। ये मैक्सिमम 3 होते हैं, मिनिमम 2 या 1 भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन एग्जामिनर। तो ये आपको 4×3=12 4 नंबर का एक गद्यखंड की व्याख्या शामिल होती है। इसका पूरा प्रारूप आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, मैंने करा रखा है, जाके देख लीजिएगा। तो ये फॉर्मेट होता है, इसको आपको पढ़ना होता है। अच्छा, अब कुछ सरकारी पत्र पढ़ने होते हैं, 1-2 15 नंबर आपको केवल यहाँ से मिल जाता है कि ये सारणी रूप पढ़ना पड़ता है आपको पत्र का। तो जो विद्यार्थी पत्र अच्छे से सीख लेते हैं, ये 24 नंबर का पत्र जिनको आ गया, सारणी रूप उनको 1 दिन में समझ में आ जाता है, 1 क्लास में समझ में आ जाता है। सारणी रूप वही पढ़ पाएगा जो पत्र को अच्छे से पढ़ ले। तो हमारी क्लास के बच्चे बहुत आसानी से इसको 1 दिन में कर लेते हैं, आप भी कर लेंगे अगर क्लास का हिस्सा बने होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो देखिए, मेंस देने जा रहे हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं, मेंस नहीं देने जा रहे हैं, प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए थे तो भी आप इसको जोड़ करके पढ़िए। फ़ायदा आपको तभी होगा जब आप 5-6 महीने इस पर लगातार कलम चलाएंगे, अभ्यास करेंगे, इस पर इतना महारत हासिल कर लीजिए कि जो नया आरओ आपके सामने आने वाला है मार्च तक, चूँकि देखिए जनवरी में पेपर कराएंगे, नया पद सृजित है, 360 के आसपास लगभग, बढ़ भी सकता है और ज़्यादा हो सकता है, 400 के आसपास लगभग इसी के बराबर पहुँच सकता है। तैयार रहिए, जस्ट टू बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। आगे बीओ भी है आपके सामने, बीओ में भी सेम चीज़ें पढ़नी है। तो एक बार पढ़िए अच्छे से, शिक्षकों की मदद लीजिए, पढ़िए,
4-5 रुपए की छोटी सी बैच लीजिए, मन लगा करके जुट जाइए उसके साथ और निकाल लीजिए एग्जाम। बाहर निकलिए इन सब चीजों से। भाई नौकरी तभी होगा जब आपका एफर्ट लगेगा, एफर्ट नहीं लगेगा तो नौकरी नहीं होता दोस्त। फिर आगे आइए, अब देखिए यही पत्र कौन कौन से पढ़ने हैं, तो शासकीय, अर्धशासकीय 1 पत्र 2 पत्र, ठीक है, देखते रहिएगा। आदेश 3 पत्र, ज्ञाप 4 पत्र, परिपत्र 5 पत्र, विज्ञप्ति 6, टिप्पणी 7, प्रतिवेदन और अनुस्मारक, ये आपका प्रतिवेदन हो गया 8 और अनुस्मारक हो गया 9। तो आपको कुल 9 पत्र पढ़ने होते हैं और ये सारे के सारे मैंने कुल 12 पत्र पढ़ाए हैं आपके पेड बैच में, और आप लोगों को ये 9 पत्र पढ़ने हैं। और तो और इसके संबंध में मैंने यूट्यूब पर भी क्लास ले रखा है, तो आप जा करके देख सकते हैं, जहां पर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बता रखा है। तो जो बच्चे मेंस लिखने जा रहे हैं या बाद में लिखेंगे, उन लोगों के लिए ये पूरी की पूरी वीडियो मैं बना रहा हूँ भाई साहब, ठीक है ना। और आगे चलिए, तो आपको बता दें पारिभाषिक शब्दावली, जैसा कि मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन दिखाया, तो अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी, ये 5-5 शब्द लिखने होते हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 10-10 नंबर यहाँ से मिल जाता है। और सुनिए, ये 10 नंबर यानी 2-2 नंबर का एक मुहावरे और लोकोक्तियाँ यहाँ पर आपको अलग से लिखनी होती हैं, केवल 5 करनी होती हैं। और इसमें 2 तरह का उत्तर देना होता है। पहले तो आपको मुहावरों का अर्थ लिखना होगा और फिर मुहावरों का वाक्य प्रयोग करके दिखाना पड़ेगा। इसी बात पे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये बात वही बता पाएगा जिसको कॉपी चेक करना आता हो, लंबा अनुभव हो, लंबे टाइम से पढ़ा रहा है। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, केवल और केवल मुहावरों में उसका अर्थ रट के चले जाएंगे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, फलाना अर्थ होगा और चले आएंगे। वाक्य प्रयोग करके दिखाइए, 2 नंबर आपको मिल रहा है एक क्वेश्चन का, और ये इस तरह से आपको करके दिखाना पड़ेगा। ऐसा ही सेम टू सेम यूपी पीसीएस में भी होता है मेरे भाई, ठीक है ना। कंप्यूटर का क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया, उसी तरह से करना पड़ेगा। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया आधे घंटे में, इसका भी पेपर आपको 31 जनवरी को ही लगा हुआ है। विलोम आपसे पूछेगा, वाक्यवर्तनी पूछेगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछेगा, तत्सम तद्भव पूछेगा, विशेषण विशेष से पूछेगा। मैं इसकी क्लासेज 20 नवंबर से शुरू कर रहा हूं यूट्यूब पर। प्री प्रैक्टिस सेक्शन मैं एक शुरू कर रहा हूं, एक प्रैक्टिस सेशन में शुरू कर रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसको आकर के आप देख सकते हैं। 6 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन, 12-12 नंबर मिल जाते हैं। 60 नंबर का आधे घंटे में ये पेपर सॉल्व करना पड़ता है। ये भी आपको 31 जनवरी को ही मिलेगा। निबंध आपको 40-40 नंबर का एक खंड मिलेगा। 120 नंबर का पूरा आपको यहाँ पर गेम खेलना होता है। और बच्चा अगर मेहनती है तो यहाँ पर 70 से लेकर के 110 नंबर तक, 110 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 105 या 100 नंबर तक आप ले आ सकते हो। अगर 100 नंबर भी यहाँ पर आया है ना दोस्त, तो 100 नंबर बहुत ज़्यादा है, 105 तो पहुँचना भी मुश्किल है, मान के चलिए। 3 घंटे का पेपर होगा, यानी कि आपकी जो स्पीड है वो 1 घंटे में 700 शब्द होनी चाहिए। उससे भी कम मान के चलिए, 3 घंटा मिल रहा है ना, तो आप ये मान के चलिए कि 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, इसमें 600 शब्द करने होते हैं। 600 शब्द में लिखना होता है इसको। तो 600 शब्द में 3, तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 1800 शब्द। 1800 शब्द आपको लिखने हैं। कितना? आपको 3 घंटे मिले हैं। अब इसी हिसाब से आप काउंटिंग कर लीजिए 3 घंटे की। कोशिश करिए कि उसमें 20 मिनट आपके पास बचेगा तो आप एक बार उसको रिकॉल कर पाएंगे। कोई गलती हुई होगी तो उसको ठीक कर पाएंगे। अंडरलाइन निबंध में नहीं करना होता है, रेयरली ही किसी चीज़ पर अंडरलाइन करिएगा। जीएस नहीं है, अंडरलाइन करना गलत माना जाता है निबंध में। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, नंबर कटेगा। गलती मत करिएगा कि एक पेज में 75 जगह पे आप अंडरलाइन करके घूम रहे हैं, ये गलती मत करिएगा प्लीज़, ठीक है। इसकी भी पूरी ड्राफ्टिंग, और अब अभी हमारे वीडियो सेक्शन में जब आप जाएंगे तो मैं आपको दिखा दूं। यूट्यूब पे जाइएगा, यूट्यूब पर जाइएगा, सर्च करिएगा यूपी पीसीएस स्टडी आईक्यू, जैसा कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूं ना। तो देखिए, एक ऐसे जाइएगा, यूपी पीसीएस स्टडी आईक्यू सर्च किया, चलिए चैनल आ गया। ये चैनल पे जाइए, चैनल पे क्लिक करिए। ये होता है वीडियो सेक्शन। देखिए ये वीडियो लिखा हुआ है ना, वीडियो सेक्शन होता है। यहाँ पे जब आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे बीईओ के लिए भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं। ये देखिए, एक निबंध मैंने करा रखा है ड्रग फ्री इंडिया पर, एक बार जा करके देखिए, आइडिया लीजिए। एक निबंध मैंने करा रखा है चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका,
आइडिया लीजिए जा करके। एक निबंध मैंने करा रखा है महानगरों में वृद्धों की समस्या, जा करके आइडिया लीजिए। एक मैंने बता रखा है कि बेहतर निबंध कैसे लिखें, सारे डायमेंशंस कैसे चुनें, तो जा करके आइडिया लीजिए। ऐसे ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियोस बना करके आपको दिए हैं, आप इनका लाभ ले सकते हैं जा करके, और आप इनका लाभ लेंगे तो ही फायदा मिलेगा। और क्या करिए, लाइव सेक्शन में चले जाइए। लाइव सेक्शन में आप जाएंगे, प्लेलिस्ट में चले जाइए तो मेंस की हमारी क्लासेज मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। देखिए, ये देखिए 7 वीडियो यहाँ पर मिल जाएंगी आपको, ये देखिए। तो यहाँ पर ये जो 7 वीडियोस आपको मिल रही हैं प्लेलिस्ट में, जब आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट से जा करके ये वाला पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। इसमें मेंस की हमारी क्लासेस पड़ी हुई हैं, इसके माध्यम से आपको हमारे मेंस की पूरी क्लास मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ से आप चीज़ें तैयार कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इन सारे विषयों पर। देखिए, मैं आपको एक तरीका बता दूं, 600 शब्दों में जब आप इसको तैयार कर रहे होते हैं, सेम सिलेबस बीओ का होता है, सेम सिलेबस पीसीएस का भी है, निबंध में बता रहा हूं मैं, सेम टॉपिक होते हैं दोस्त। आप 3 टॉपिक में से एटलीस्ट कोई 2 टॉपिक, जैसे साहित्य और संस्कृति पर आपकी पकड़ अच्छी है, राजनीतिक क्षेत्र पर अच्छी है, पकड़ लीजिए। जैसे चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका, तो ये टॉपिक यहाँ से आया हुआ है। महानगरों में वृद्धों की समस्या, ये सामाजिक क्षेत्र से आया हुआ है। ऐसे ही पॉलिटिकल एंगल से एक सवाल पूछा हुआ था कि केवल राजनीतिक अधिकार महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन नहीं ला सकता। अब ये 3 सवाल आपके सामने आ गए, आपको इन तीनों में से कोई एक चूज करके लिखना है। तो आप इनमें से जिस पर सबसे अच्छी ड्राफ्टिंग कर पाएंगे, जिस पर सबसे ज़्यादा अच्छे से डायमेंशंस आपके क्लियर होंगे, कलम शानदार चल सकती है 600 साढ़े 600 शब्दों तक, तो चलेगा। अच्छा, कुछ बच्चों का सवाल होता है कि सर 600 शब्द का मतलब एग्जैक्ट क्या 600 रट के बैठे हैं क्या हम? देखो, कहीं पर अगर आप 550 भी कर दोगे तब भी चलेगा, कहीं पर 650 भी कर दोगे तब भी चलेगा। कैसे काउंट करें सर कि 600 शब्द हो गया? एक पेज में 100 शब्द लिखना आइडियल कॉपी मानी जाती है। जो आपको हमने वीडियो दिखाया ना अपना, कि जाके देखिए कैसे लिखते हैं डायमेंशन वाला, वहां हमने सब बता रखा है, जाके देखिएगा। देखो, ये स्ट्रैटेजी थी दोस्त, ये चीजें पूछी जाएंगी, ऐसे करना पड़ेगा। क्या 3 महीने में हो सकता है? तो हाँ सर, हो सकता है। आप अपना टाइम शेड्यूल सेट करिए। टाइम शेड्यूल सेट करके आप एक टाइम बनाइए मॉर्निंग का, एक टाइम बनाइए आफ्टरनून का, एक टाइम बनाइए इवनिंग का, और इवनिंग का टाइम पूरी तरह से आप दे दीजिए अभ्यास पर। रोज अभ्यास करना है। अभ्यास में करना क्या है? तो पत्र का अभ्यास करना है, गद्यांश का अभ्यास करना है, रोज लिखने का, ठीक है, रोज गद्यांश लिखने का अभ्यास करना है, और रोज जो है आपको निबंध लेखन का अभ्यास करना है। और क्या करना है? एक इसी अभ्यास में शामिल कर दीजिए यूट्यूब पर प्रैक्टिस देखने का। तो यहाँ व्याकरण पक्ष आप मेरे साथ जुड़ करके रोज प्रैक्टिस करिए। 20 तारीख से मैं व्याकरण पक्ष पर अभ्यास शुरू कर दूंगा। यहाँ पर आफ्टरनून टाइम पर आप क्या करिए? आलेखन वाला पोर्शन, और क्या करिए? आलेखन के साथ निबंध वाले पोर्शन को पढ़ने का काम करिए। ऐसे ही मॉर्निंग वाला पोर्शन जीएस पढ़ने का काम कर लीजिए, करंट पढ़ने का काम कर लीजिए, और जीएस और करंट का अभ्यास यहीं पर शामिल कर लीजिए। अब इसमें से कौन से टाइम पर आपको क्या सुटेबल लगता है, ये आपका कॉल है। देखिए और करिए। जहां मुझसे कोई चीज़ की मदद चाहिए तो आपको मैं बता दूं कि आप मेरे से 2 माध्यमों से जुड़ सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आपके पास ऑप्शन है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं भाई। आपको ये टेलीग्राम दिखाई पड़ रहा होगा, इसको आप चुपचाप केवल स्कैन कर लीजिए। इसको आप स्कैन करके मुझे ज्वाइन कर लीजिए, स्कैन करके, ठीक है। और ये आपको बातचीत करने, कोई सवाल हो, कोई दिक्कत हो, दुख तकलीफ हो, तो ये आप हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, या तो आप इसको viveksir.official जैसे लिखा है ऐसे लिख करके सर्च कर लीजिए, या फिर QR की तरह स्कैन करके मुझे ज्वाइन कर लीजिए। और आप हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं दोस्त। आपके लिए अभी ऑफर चल रहा है बहुत शानदार, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। गूगल पर जाइए, स्टडी IQ सर्च कर लीजिए, ये कोर्स दिखाई पड़ रहा होगा पहले नंबर वाला। यहाँ पर जाइए, स्टेट PSC पर जाइए। आप क्या करिए, आपके लिए स्टेट PSC पर जाने पर देखिए उत्तर प्रदेश सर्च करिए। उत्तर प्रदेश में आपको यहाँ पर हमारा ये मेंस का बैच दिख रहा होगा, UP PCS RO का। बाय नाउ पर क्लिक करिए। इसमें क्या मिलेगा सर? पूरा GS रिकॉर्डेड मिल जाएगा, और इस बैच में आपको प्रॉपर RO का आलेखन, निबंध, पत्र लेखन वाला पूरा पोर्शन, गद्यांश वाला पूरा पोर्शन, और शब्दावली वाला पूरा पोर्शन, ये सब कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपको मिलेगा। यहाँ पर पढ़ने का मौका मिलेगा, फ्री नहीं मिलेगा दोस्त, पैसा देना पड़ेगा इसके लिए। यूट्यूब पर फ्री पढ़ाते हैं। और इसके साथ ही साथ
निबंध वाला पूरा पोर्शन मिल जाएगा। जीएस हमने इसमें फ्री रिकॉर्डेड करा दिया है। बैच की वैलिडिटी आपके पास 18 महीने तक रहेगी, है ना। और इसमें क्या क्या मिलेगा आप यहाँ से जा करके देख सकते हो। हम लोग मॉक टेस्ट फ्री में कराएंगे, लेक्चर नोट सारे आपको मिलेंगे और करंट अफेयर की मैगजीन वगैरह इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं। बाई नाउ पर जाइए, अपना नंबर डाल करके लॉगिन कर लीजिए। जैसे मैं मान लीजिए अपना नंबर डाल के लॉगिन करता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा फ़ोन यहीं पे है तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मेरे पास ओटीपी आ गई होगी 233271। आइए, ठीक है, मैंने कर लिया। अब यहाँ पर बाई नाउ का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, बाई नाउ पर जाइए। यहाँ पर आपको मैं अपना कोड बता देता हूँ। आपको पता है मेरा एक कूपन कोड है, इसको लगाने से आपको स्टडी IQ परिवार की कोई भी बैच लेने पर आपको फीस में काफ़ी लाभ मिल जाएगा। VK लाइव हमारा कोड है, इसको लगा लीजिएगा आप। तो VK लाइव कोड लगा देंगे यहाँ पे। अभी यहाँ पे जब हमने डेस्कटॉप पे खोला है ना, ये डेस्कटॉप साइट है, आप जब अपने मोबाइल फ़ोन पे खोलेंगे तो ये नीचे यहाँ पर पेमेंट वाले ऑप्शन के पास आपको ये ऑप्शन मिलेगा कूपन कोड लगाने का। ठीक है, तो कूपन कोड लिख दीजिए यहाँ पर। क्या कूपन कोड है हमारा भाई? VKLIVE लाइव लिख दिया। अप्लाई भी करना होता है, आप लोग अप्लाई नहीं करते कई बार। तो ये आपको 2999 में ये बैच मिल जाएगी। कितने में? 2999, ओनली 3000 में ये बैच आपको मिल जाएगी। सारे मेंस वाले बच्चे या मेंस की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे इस बैच को ले सकते हैं। अगर आप मान लीजिए इस बैच को नहीं लेना चाहते, नए सिरे से कंप्लीट प्री मेंस की पूरी तैयारी करना चाहते हैं RO की, तो यहाँ जाइए, एक बार ऊपर लिख दीजिए ARO, इसी में एप्लीकेशन में ही। ये ऐप नहीं है, कुछ डाउनलोड नहीं करना है आपको, केवल गूगल पे जाके सब करेंगे। देखिए RO फाउंडेशन बैच लिखा हुआ है, आप फाउंडेशन बैच देख लीजिए। फाउंडेशन बैच में पूरा प्री पूरा मेंस सब मिलेगा। ये देखिए RO फाउंडेशन में। अब जब मैं फाउंडेशन में जा रहा हूं तो मेरा कोर्स स्टार्ट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये मेरा कोर्स है भाई, ये मेरी क्लास चल रही है। देखिए रेगुलरली पॉलिटी क्लास चल रही है ना, इसमें हिंदी क्लास चल रही है, पूरी पूरी निबंध चल रहा है, तो ये सब चल रहा है इसमें। तो आप इसको देख सकते हैं, इस बैच को परचेज कर सकते हैं। जैसे चूंकि मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ तो ये बैच मेरे नंबर पर इनरोल्ड है। आप जाएंगे तो बाई नाउ का ऑप्शन आएगा और वही कूपन कोड BK लाइव लगा करके, BK लाइव लगा करके इसको आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको BEO का बैच चाहिए, मान लीजिए आप BEO का बैच लेना चाहते हैं, BEO, तो देखिए यहाँ पर आ गया ना BEO फाउंडेशन बैच। तो आप BEO का फाउंडेशन बैच हमारे से ले लीजिए। ये BEO का फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन का मतलब प्री मेंस कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। देखिए यहाँ पर आप कूपन कोड लगा दीजिए। कूपन कोड आ गया, ये देखिए, VKLIVE लाइव लगा दीजिए। तो VK लाइव कोड लगाते ही आप देखिए आपकी जो फीस थी वो कम हो गई है और 4499 पर आपको ये मिल जा रहा है। इस बैच की खासियत आप देख सकते हैं, जान सकते हैं आसानी से। ठीक है, और बाकी मैंने आपको बता दिया है कि आप हमसे जुड़ने के लिए ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, हमारा टेलीग्राम है, उधर हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है और कोड है VK लाइव। ये लगाइए, बैच का हिस्सा बनिए, मन लगा के पढ़िए। और आप RO और BEO में और UPPCS में मुझसे क्या मदद चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम अगला वीडियो उसी ऊपर बनाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।